आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मेन मकसद है ना, वो भारत और चीन के बीच आसमान में मौजूद शक्ति संतुलन को समझना है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध उसी ने जीता है जिसका आसमान पर कब्जा रहा है। सही कहा। मतलब अगर हम इसे एक शतरंज की खेल की तरह देखें तो जैसे वजीर या क्वीन पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है, वैसे ही आज के युद्ध में एयरफोर्स काम करती है। जी, इसे हम सामरिक भाषा में हाई ग्राउंड कहते हैं। अगर आप आसमान में हैं तो आप दुश्मन की हर हरकत देख सकते हैं, उनकी सप्लाई लाइंस काट सकते हैं। बिना एयर कवर के तो जमीन पर मौजूद सेना बस एक आसान लक्ष्य बन के रह जाती है ना? एकदम सही। और यहीं पर जो विरोधाभास है वो बहुत गहरा हो जाता है। वही तो। और जब हम इसी हाई ग्राउंड के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण लगती है। हाँ, नंबर्स सच में चिंताजनक है। मतलब ये एक स्थापित तथ्य है कि भारतीय वायुसेना को अपनी पूरी क्षमता और 2 मोर्चों पर युद्ध से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? मुश्किल से 30 के आसपास। जी, और दूसरी तरफ अगर हम चीन के PLAF को देखें तो उनके पास 3100 से ज्यादा विमान हैं। बाप रे। हाँ, जिनमें से करीब 2000 तो सीधे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। तो ये फासला बहुत बड़ा है। तो क्या हम इस नंबर्स गेम में पूरी तरह से पिछड़ गए हैं? देखिए, सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ, चीन तकनीक में भी आगे बढ़ रहा है। वो अपने 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर्स भारी मात्रा में तैनात कर रहा है। और स्टेल्थ का मतलब सिर्फ रडार से छुपना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्टेल्थ फाइटर आसमान में एक स्नाइपर की तरह काम करता है। वो रडार को चकमा देकर सीमा के बहुत करीब आ सकता है। और शायद पीछे जो उनके भारी बॉम्बर्स आ रहे होते हैं उनको रास्ता भी दिखाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो H-6K जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को गाइड कर सकता है, जो एक साथ 6 क्रूज मिसाइलें दागने की क्षमता रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन J-20 और इस भारी भरकम चीनी वायुसेना के सामने बेबस हैं? हमारे पास भी तो राफेल और सुखोई 30 जैसे बेहद उन्नत फाइटर्स हैं। बिल्कुल है। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यहीं पर भूगोल यानी ज्योग्राफी अपना सबसे बड़ा और निर्णायक रोल प्ले करती है। भूगोल। अब आप तिब्बत के पठार की बात कर रहे हैं? जी हाँ, चीन को तिब्बती पठार का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक नुकसान उठाना पड़ता है। उनके जो भी एयरबेस हैं वो समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर है। अच्छा, और विज्ञान का सीधा नियम है कि ऊंचाई पर हवा पतली होती है। बिल्कुल, हवा पतली होने का मतलब है जेट के पंखों को कम लिफ्ट मिलना और इंजन को जलने के लिए कम ऑक्सीजन मिलना। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक चीनी लड़ाकू विमान अपने पूरे हथियारों और फुल फ्यूल टैंक के साथ वहां से उड़ा नहीं बढ़ सकता। एकदम सही। उन्हें या तो अपना ईंधन कम रखना होगा या फिर मिसाइलें। इसे हम मिलिट्री टर्म्स में पेलोड पेनाल्टी कहते हैं। मतलब उनके विमान पूरी ताकत के साथ नहीं आ सकते। और हमारे एयरबेस की स्थिति क्या है? हमारे ज्यादातर बेस निचले मैदानी इलाकों में हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का हाशीमारा एयरबेस ले लीजिए, जहां राफेल तैनात है। हाँ, वहां से तो हमारे विमान अपने अधिकतम पेलोड के साथ उड़ सकते हैं। जी। पूरा ईंधन, पूरे हथियार और हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने में उन्हें बस कुछ ही मिनट लगते हैं। हाशिमारा से चीन का शिगात्से एयरबेस मुश्किल से 290 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा प्राकृतिक लाभ है। और शायद हमारे पायलटों का जो हाई एल्टीट्यूड पर डॉग फाइट का अनुभव है वो भी चीन के पास नहीं है। 100% सही बात है। चलिए, ये भूगोल और अनुभव का तालमेल वाकई एक बड़ी राहत देता है। चलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम हमेशा भूगोल या पुराने MiG-21 के भरोसे तो नहीं रह सकते ना? बिल्कुल नहीं। MiG-21 तो अब रिटायर हो रहे हैं। दशकों तक उन्होंने हमारी रक्षा की है। हाँ, और इसी खालीपन को भरने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो बहुत दिलचस्प है। अभी हाल ही में राजस्थान के फॉरवर्ड बेस पर, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां हमारे स्वदेशी तेजस MK-1A को तैनात किया गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। तेजस का वहां आना महज एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है। बिल्कुल, ये मशीन उस बॉर्डर थिएटर के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्का है, फुर्तीला है, और इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। मतलब उड़ान भरकर वापस आने के बाद दोबारा फ्यूल और हथियार लोड करने में इसे बहुत कम समय लगता है। और सबसे कमाल की बात तो इसका ASA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है।
अब पुराने रडार तो बस एक टॉर्च की तरह होते थे ना, जो एक बार में एक ही दिशा में देखते थे। हाँ, मैकेनिकल रडार की यही दिक्कत थी। लेकिन एएसए रडार हजारों छोटी छोटी डिजिटल टॉर्चों का एक ग्रिड है। जो मिलीसेकंड में हर दिशा में स्कैन कर लेता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और जब आप इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइलें जोड़ देते हैं तो आप दुश्मन को 100 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर सच में बहुत गर्व होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही कड़वा सवाल भी उठाना है। जी पूछिए। अगर हमारा तेजस इतना ही शानदार और एडवांस्ड है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे बेचने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? मतलब अर्जेंटीना, मलेशिया, मिस्र सबने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन डील किसी से नहीं हुई। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब इस कड़वी सच्चाई में छिपा है कि हथियारों के बाजार में 80% खेल कूटनीति और लॉबिंग का होता है, तकनीक का सिर्फ 20%। अच्छा, तो जैसे अर्जेंटीना वाली डील क्यों फंसी? अर्जेंटीना का ही उदाहरण लीजिए। वो तेजस खरीदने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन तेजस के अंदर जो इजेक्शन सीट लगी है, जो पायलट को बचाती है, वो ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर बनाती है। अरे हाँ, 1982 का फॉकलैंड युद्ध। बिल्कुल। उस युद्ध की वजह से ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर हथियारों का वीटो लगा रखा है। मतलब जेट हमारा, तकनीक हमारी, लेकिन एक छोटे से विदेशी पुर्जे ने पूरी डील कैंसिल करवा दी। जी, भारत ने कहा भी कि हम सीट बदल देंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चलिए, अर्जेंटीना तो समझ आता है, लेकिन मलेशिया के साथ तो हमारा कोई विवाद नहीं था। वहां दक्षिण कोरिया का FA-50 हमारे तेजस से कैसे जीत गया? मलेशिया के केस में सबसे बड़ा फैक्टर था कॉम्बैट प्रूवन होना, यानी युद्ध में परखा हुआ होना। हाँ, मतलब उन्होंने देखा कि कौन सा जेट पहले से ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। हाँ, जब कोई देश अरबों डॉलर खर्च करता है तो वो सप्लाई चेन देखता है। FA-50 कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मलेशिया को पता था कि अगर कोई पुर्जा खराब हुआ तो रातों रात मिल जाएगा। और तेजस अभी सिर्फ हमारे पास है, तो लॉजिस्टिक्स और स्पेयर पार्ट्स की ग्लोबल गारंटी नहीं है। बिल्कुल। वैश्विक बाजार में अपना पहला जेट बेचना पहाड़ चढ़ने जैसा है। और स्पेयर पार्ट से मुझे एक और बहुत नाजुक मुद्दे की याद आ गई, जो इस पूरे जेट का दिल है, यानी इसका इंजन। जी, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम स्वदेशी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस का इंजन अमेरिका की GE कंपनी का है, F404 और F414। और अभी इनकी सप्लाई में बहुत देरी हो रही है। हाँ, जिससे तेजस का पूरा प्रोडक्शन धीमा पड़ गया है। हमने अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी तो शुरू किया था, वो फेल क्यों हो गया? देखिए, जेट इंजन बनाना मानव इतिहास की सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। ये कोई आम मोटर नहीं है। कैसे, मतलब इतना मुश्किल क्या है इस पे? इसके कोर के अंदर जो तापमान होता है ना, वो उस धातु के पिघलने के बिंदु से भी ज्यादा होता है, जिससे उसके टर्बाइन ब्लेड्स बने होते हैं। एक मिनट, ये तो फिजिक्स के खिलाफ है। अगर तापमान मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो ब्लेड पिघल क्यों नहीं जाते? यहीं पर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की तकनीक काम आती है। ब्लेड को धातु के एक ही क्रिस्टल से उगाया जाता है और उसके अंदर लेजर से सूक्ष्मतम कूलिंग चैनल बनाए जाते हैं, जिनसे ठंडी हवा गुजरती है। बाप रे, ये तो बहुत ही बारीक काम है। बिल्कुल। और ये तकनीक दुनिया के सिर्फ 4-5 देशों के पास ही है। कावेरी इंजन के साथ यही समस्या आई। वो जरूरी थ्रस्ट पैदा करने पर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अब हम आगे क्या कर रहे हैं? भारत ने पुरानी विफलताओं से सबक लिया है। आप फ्रांस की कंपनी सफान के साथ हुई उस नई डील की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हम सफ्रैन के साथ मिलकर 120 किलो न्यूटन का एक नया इंजन को डेवलप करने वाले हैं, जो होराइजन 2047 रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसकी कीमत करीब 61,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी, लेकिन इसमें सबसे अहम बात पैसे की नहीं है। अहम बात यह है कि इस बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भारत के पास रहेगा। मतलब हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम खरूंच से लेकर उड़ान तक पूरी तकनीक सीख रहे हैं। एकदम सही। ये तो हमारे फ्यूचर के 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन इंजन डिजाइन करने और बनाने में तो कई साल लगेंगे। हाँ, समय तो लगेगा। और इसी बीच रिसर्च करते वक्त मैंने एक और साइलेंट खतरे के बारे में पढ़ा, जो इंजन से भी ज्यादा खतरनाक है। आपका इशारा यकीनन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन की तरफ है। बिल्कुल सटीक। हम स्टेल्थ AESA रडार या 5th जनरेशन की जितनी भी बात कर लें, ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स पर टिके हैं। हाँ, जैसे ASA रडार के मैग्नेट नियोडिमियम से बनते हैं और एवियोनिक्स में गैलियम नाइट्राइड इस्तेमाल होता है। और खौफनाक सच्चाई ये है कि दुनिया भर के 80% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग सिर्फ एक देश कंट्रोल करता है,
चीन। ये आज की जियोपॉलिटिक्स की सबसे कड़वी सच्चाई है। अमेरिका का एडवांस F-35 हो या वेस्टर्न न्यूक्लियर सबमरीन, सब चीन पर निर्भर है। इसी को तो सप्लाई चेन का शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन कहते हैं ना। जी, अगर कल को बड़ा युद्ध छिड़ता है तो चीन को बम गिराने की जरूरत ही नहीं है। वो बस मिनरल्स का निर्यात रोक देंगे और दुनिया के हथियार बनने बंद हो जाएंगे। हे भगवान। इसीलिए स्वदेशीकरण का मतलब सिर्फ देश में असेंबल करना नहीं है, बल्कि खदान से लेकर कॉकपिट तक पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करना है। एकदम सही बात है। हाँ, लेकिन देखिए, जहां हम हार्डवेयर और सप्लाई चेन में फंसे हैं, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक मोर्चा ऐसा है जहां हमने बाजी मार ली है। आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हम भले ही जेट का दिल बाहर से ला रहे हों, लेकिन उसका दिमाग 100% हमारा है। तेजस का फ्लाई बाय वायर सिस्टम और उसका कोड पूरी तरह स्वदेशी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका ने हमें ये तकनीक देने से साफ मना कर दिया था। फ्लाई बाय वायर को अगर हम आसान भाषा में समझें तो पुराने जेट्स कार की तरह होते थे, जहां स्टीयरिंग सीधा तारों से पंखों से जुड़ा होता था। जी, लेकिन आज के फाइटर्स को जानबूझकर एरोडायनामिक रूप से अस्थिर बनाया जाता है ताकि वो तेजी से मुड़ सकें। कोई इंसान उन्हें खुद उड़ा ही नहीं सकता। मतलब ये एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। पायलट सिर्फ जॉयस्टिक हिलाता है और स्वदेशी कंप्यूटर 1 सेकंड में हजारों कैलकुलेशन करके पंखों को एडजस्ट करता है। बिल्कुल। और इस कंप्यूटर के कोड की लाखों लाइनें हमारे भारतीय इंजीनियरों ने खुद लिखी हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम किसी विदेशी जेट में अपनी मिसाइल जैसे असर लगाना चाहें तो विदेशी कंपनियां करोड़ों डॉलर मांगती हैं और सालों लगा देती हैं। लेकिन क्योंकि तेजस का कोड हमारा अपना है, तो हमने इजराइल की डर्बी और पाइथन 5 मिसाइलों को कुछ ही हफ्तों में इंटीग्रेट कर दिया। और भविष्य में ब्रह्मोस एनजी भी लगा लेंगे। असली आजादी तो इसी को कहते हैं। बिल्कुल। और इसी सॉफ्टवेयर की ताकत के दम पर अब हम विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं। डीआरडीओ अब मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग पर काम कर रहा है, जिसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहते हैं। जी हाँ, घातक स्टेल्थ ड्रोन इसी रणनीति का हिस्सा है। मतलब भविष्य में अगर कोई तेजस या एमसीए हवा में होगा तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ कई घातक ड्रोन्स का एक पूरा झुंड उड़ रहा होगा, है ना। सही कहा। और पायलट एक फाइटर कम एक मिशन कमांडर ज्यादा होगा। वो बस निर्देश देगा और कोई ड्रोन रडार जैम करेगा, कोई डेटा भेजेगा और कोई आगे बढ़कर मिसाइल दागेगा। और ये सब हमारे पायलट की जान को खतरे में डाले बिना होगा। ये तो अमेरिका के वल्किरी या ऑस्ट्रेलिया के घोस्ट बैट प्रोग्राम जैसा ही है। बिल्कुल। हम इस रेस में पीछे नहीं हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को डिफेंस की भाषा में स्पाइरल डेवलपमेंट कहा जाता है। स्पाइरल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट मशीन बनाने की जिद नहीं करते। आप एक बेसिक मॉडल बनाते हैं और फिर फीडबैक लेकर उसमें लगातार सुधार करते हैं। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ किया था। जब आईएनएस अरिहंत बनी थी तो उसमें सिर्फ 4 मिसाइल ट्यूब थी। जी, वो बस तकनीक को परखने के लिए थी। और जब हमने उसे समझ लिया तो उसके अगले वर्जन में मिसाइलों की संख्या 8 कर दी गई। सटीक विश्लेषण। और तेजस में भी यही हो रहा है। पहले मार्क 1 आया, अब बेहतर रडार के साथ मार्क 1A आ रहा है, फिर मार्क 2 आएगा और अंततः हम स्टेल्थ AMCA तक पहुंचेंगे। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि अब सिर्फ सरकारी कंपनियों का एकाधिकार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। बिल्कुल। L&D पंख बना रहा है, गोदरेज ढांचा बना रहा है, डेटा पैटर्न्स कॉकपिट डिस्प्ले बना रहे हैं। ये सिर्फ एक जेट बनाने का प्रोजेक्ट नहीं, ये तो भारत में एक नई एरोस्पेस इंडस्ट्री खड़ी करने का महायज्ञ है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। वो क्या? देखिए, दुनिया अब 6th जनरेशन फाइटर्स की तरफ बढ़ रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से लाखों गुना तेजी से फैसले लेगी। मतलब हवा में कब कौन सा पैंतरा लेना है ये इंसान नहीं, कंप्यूटर तय करेगा। जी। और उससे भी बड़ा खौफनाक सवाल ये है कि अगर उन माइक्रोचिप्स को चलाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर किसी दुश्मन का कब्जा हो तो उस एआई का क्या फायदा? वाकई। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के युद्धों में कॉकपिट में बैठे इंसान की अहमियत ज्यादा होगी या फिर उन एल्गोरिदम्स और सप्लाई चेन की? बिल्कुल। ऐसे में आसमान पर असली कब्जा किसका माना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की सैन्य रणनीतियों को पूरी तरह बदल देगा। असली आजादी सिर्फ हवा में उड़ने में नहीं है, बल्कि उस उड़ान की तकनीक और सप्लाई चेन को अपनी जमीन में सुरक्षित रखने में है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप नोटिस कर रहे होंगे, हमारे पॉडकास्ट्स हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको भारत की स्ट्रैटेजिक पावर
जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री एनालिसिस पर ऐसे डीप डिस्कशंस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि नैरेटिव नेशन सिर्फ हेडलाइंस एक्सप्लेन नहीं करता, हम ग्लोबल पावर शिफ्ट्स के पीछे की रियल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डिकोड करते हैं। और ऑनेस्टली आपका सपोर्ट ही हमें और हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट लाने के लिए मोटिवेट करता है। हम 300 प्लस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। अब अगला मिशन है 1000 सब्सक्राइबर्स। चलिए अब वापस आते हैं इंडियन ओशन के चेंजिंग पावर बैलेंस पर। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं।